चलो बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ी बहुत अध्ययन किया था। आज उसी के बारे में देखेंगे हम आगे। और आप लोगों के लिए यह न्यू सुनहरा अवसर है, जो भी इस समय बोर्ड एग्जाम 12 का दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आपके लगभग सभी क्लास इसी तरह कंटिन्यूअस में चलते रहेंगे और जनवरी के लास्ट तक सभी क्लासें पूरी हो जाएंगी। हम आपके फिजिक्स की और मैथ की और केमिस्ट्री की और यहाँ तक कि अगर साहित्य वर्ग में है तो भूगोल, इतिहास और उसमें समाजशास्त्र भी पूरा हो जाएगा। और इसके आगे भी देखेंगे हम लोग हाई स्कूल का भी देखते हैं। हाई स्कूल में भी अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला और इन सभी क्षेत्रों में अनेक हमारी वीडियो आती रहेगी। आप लोगों का पूरा सहयोग अगर इसी प्रकार मिलता रहेगा तो हम आगे और हमें भी उत्साह मिलेगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे। आज इन्हीं सब के आगे हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर है हमारा, जो कि अगर कहा जाए तो फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर है, 8वां चैप्टर है, जो जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों देखो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे EWEM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें बच्चों। तो देखो, हम लोग कल पढ़े थे कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो विस्थापन धारा आज भी बता देते हैं। जब किसी परिपथ में वैद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैक्सवेल का समीकरण, जो कि बच्चों बोर्ड की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है, उसी का अगला टॉपिक इसमें देखते हैं हम। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल महोदय थे सभी जितने भी, जैसे हमारे गॉस महोदय थे, क्योंकि बंद परिपथ में सब काम कर रहे, गॉस महोदय हो गए और फैराडे हो गए और एम्पियर महोदय, सबको मिलाकर एक समीकरण व्यवस्थित किया, उसे कहा जाता है मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल के समीकरण में इस प्रकार एक प्रकार का क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। और इसी आधार पर, गणितीय सूत्र के आधार पर मैक्सवेल ने अनेक समीकरण दिए, जिसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण, चतुर्थ समीकरण, यहाँ तक कि 4 समीकरण है। हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे 5वां समीकरण भी मैक्सवेल का क्या था उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है मैक्सवेल के समीकरण में वैद्युत का गॉस का नियम। पहला आता है बच्चों इसमें वैद्युत का गॉस का नियम। देखो बच्चों, वैद्युत के गॉस का नियम आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिटी फर्स्ट पार्ट में। आप चैप्टर नंबर 2 में बच्चों पढ़ चुके होंगे। किसी बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्या रखा जाए, पृष्ठ रखा जाए, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निकलने वाले लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है चुंबकीय और वैद्युत फ्लक्स। तो उन्हीं को देखा जाएगा। तो वैद्युत के गॉस का नियम तो क्या किया जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के
पृष्ठ से बद्ध, यानी बंधा हुआ, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश, आवेश को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? Q नॉट या Q, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो देखो बच्चों, किसी बद्ध पृष्ठ से बंधा हुआ कौन सा चुंबकीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित, अब देखो बच्चों यहां पर ये भी देखो A इंटू, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात किया जाए तो यहां पर बद्ध फ्लक्स A इंटू dA का भी काम करता है, और कह रहा है कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो बच्चों इसी को कहा जाता है, वैद्युत के काश के नियम को कहा जाता है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इसको कहा जाएगा मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण। तो बच्चों हम लोग को आ गया मैक्सवेल का कौन सा? प्रथम समीकरण। तो इसी प्रकार मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए हैं। अब दूसरा आता है चुंबकत्व का गास का नियम। तो चुंबकत्व के गास का नियम, इसमें क्या कहा जाएगा? किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। इसमें कहोगे इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। तो बच्चों क्या करेंगे? यहां देखो फाई था, यहां क्या हो जाएगा? फाई बी समाकलन b डॉट dA, ये क्या होगा? 0। इसे को कहा जाता है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। इसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहा जाता है। अब तीसरा आता है बच्चों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का नियम। देखो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था कि जब किसी चुंबक और धारावाही कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, मान लेते हैं कोई धारावाही कुंडली है और ये कोई चुंबक है, जब इनके बीच में जब चुंबक को लेके जा रहे हैं या धारावाही कुंडली को लेके जा रहे हैं, जब किसी चुंबक और धारावाही कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है, चाहे तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे पास जाऊं, यानी होना तो है कुछ ना कुछ टकरार हो, चाहे जो भी हो। अगर हम उनके पास जा रहे हैं वहां वो हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या होगा? नया नया कुछ ना कुछ जनरेट होता है। उसी प्रकार यहाँ देखो क्या जनरेट होगा। जब किसी चुंबक और धारावाही कुंडली, प्रथम नियम, जब किसी चुंबक और धारावाही कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होते हैं? कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं, जिस परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यानी जब तक दोनों में कुछ ना कुछ रहेगा तो कुछ ना कुछ टकरार और वार चलता रहेगा। अब
दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? तो दूसरा नियम इनका है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके चुंबकीय फ्लक्स में, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। तो यही लिए लिखेंगे हम फैराडे का जो दूसरा नियम है उसी में। अब यहां भी किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको बच्चों किससे व्यक्त करते हैं? ई। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के फ्लक्स के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? E बराबर माइनस, देखो चुंबकीय फ्लक्स यही होता है, d फाई बाई डी टी। अब देखो बच्चों ये हो गया मैक्सवेल का कौन सा? तीसरा समीकरण। वाला पार्ट दिख रहा है। चलो बच्चों अब देखो इसके बाद तीसरा समीकरण होगा। अब आते हैं हम लोग चौथे समीकरण पे। चौथा समीकरण क्या होगा? मैक्सवेल एम्पियर परिपथ नियम। तो देखो बच्चों मैक्सवेल एम्पियर परिपथीय नियम क्या कहेगा? किसी बंद परिपथ का कुल चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद परिपथ का क्या? कुल चुंबकीय फ्लक्स उस परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले, किसी बंद परिपथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस परिपथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बच्चों लिख के देखते हैं इसमें, किसी बंद परिपथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्या? रैखिक समाकलन पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले
होकर गुजरने वाली वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया, देखो म्यू नॉट गुना होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का क्या, रैखिक समाकलन, रैखिक मतलब बीजक, इसमें गुजरने वाली कुल धारा, कौन कौन धारा गुजर रही है बच्चों, देखो एक दीवार कैपेसिटर में करंट जा रही थी और एक विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट धारा जा रही थी। इसी को बच्चों कहा जाता है एम्पियर का चतुर्थ नियम। यहां लिख देते हैं बच्चों, एम्पियर नहीं, मैक्सवेल का चतुर्थ नियम, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, यही चारों समीकरण बच्चों मिलकर मैक्सवेल के समीकरण की व्याख्या करते हैं। तो पहला समीकरण है बच्चों वैद्युत के गॉस का नियम। वैद्युत के गॉस का नियम यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखो कुल आवेश का म्यू नॉट 1/म्यू नॉट गुना, अरे एप्सिलॉन नॉट गुना, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण से कहा जाएगा। दूसरा समीकरण है चुंबकत्व का गॉस का नियम। तो चुंबकत्व के गॉस का नियम क्या बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, उस पृष्ठ से बद्ध है, क्या है, जीरो है। इसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। तीसरा समीकरण बच्चों आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम। फैराडे ने दो नियम दिया था। प्रथम नियम क्या था कि जब किसी चुंबक और धारावाही कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उसमें वैद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन दूसरा नियम बच्चों क्या कहा गया है, किसी बंद परिपथ से प्रेरित वैद्युत वाहक बल कुंडली के फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर। देखो E बराबर -d/dt। अब देखो ये मैक्सवेल का कौन सा तीसरा समीकरण हो गया। अब चौथा समीकरण क्या आता है बच्चों, मैक्सवेल एम्पीयर परिपथीय नियम। मैक्सवेल एम्पीयर परिपथीय नियम क्या है, किसी बंद परिपथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, यानी देखो रैखिक समाकलन एप्सिलॉन v डॉट dl म्यू नॉट बराबर ic प्लस id, यानी रैखिक समाकलन उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल, यानी जितना क्षेत्रफल घेरेंगे उसमें से जितनी धारा प्रवाहित होगी, क्षेत्रफल द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से निकलने वाले या गुजरने वाले वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखो बच्चों म्यू नॉट गुना ic प्लस id, इसे मैक्सवेल का चतुर्थ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला ही 2 नंबर में पूछा जाता है मैक्सवेल एम्पीयर परिपथीय नियम या मैक्सवेल का चतुर्थ नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये थे बच्चों मैक्सवेल के समीकरण। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक अब इसके आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण का माध्यम कैसा होगा, किसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत होंगे, कैसे होंगे, और इसके गुण क्या हो सकते हैं, उन गुणों की व्याख्या की जाएगी। उसके बाद हमारा आएगा कि अगर देखा जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ तरंगें क्यों होती हैं, इसका व्याख्या किया जाएगा। और इसी के बाद इसमें जितने भी आने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण अंतर बताया जाएगा कि गामा किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, दृश्य किरणें क्या होती हैं, अवरक्त किरणें क्या होती हैं, माइक्रो यानी सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, रेडियो तरंगें क्या होती हैं, इसकी खोज किसने की थी, इन सब की व्याख्या हमारे अगले लेक्चर में मिलेगा। तब तक इस चैनल पर बने रहिए और अपना सपोर्ट इस चैनल को, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करिए और इससे अच्छा क्या बेहतर सुधार हो सकता है। और इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।